नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अल्पिका बागड़ी। तो आज हम चर्चा करेंगे हेयर फॉल पर, जो बहुत ही कॉमन समस्या है। सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे विश्व में ही बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जिससे महिलाओं और पुरुषों दोनों को ही सामना करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा गंभीर ये समस्या हो जाती है जब डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा बाल झड़ने लग जाते हैं। ऐसा महसूस होने लग जाता है कि अब हम गंजे होने लगे हैं, क्योंकि काले लहराते घने बाल किसी अच्छे नहीं लगते। बहुत बड़ा कॉस्मेटिक रीज़न है। जो बाल हैं वो हमारी पर्सनैलिटी को बढ़ाते हैं। बालों का घना होना, सुंदर होना आत्मविश्वास से भरपूर कर देता है हमें। यूजुअली हमारे स्कैल्प पे 1 से 1.5 लाख बाल होते हैं, बट रोज़ाना ये बाल हमारे झड़ते भी हैं। 50 से 100 बाल रोज़ाना झड़ते हैं, जिसके लिए हमें टेंशन नहीं लेनी, उसके लिए परेशान नहीं होना। पर अगर यही टेंडेंसी बढ़ जाती है तो ये बहुत गंभीर समस्या का रूप ले लेती है। ऐसा महसूस होने लग जाता है कि अगर थोड़े थोड़े बाल डेली ऐसे झड़ रहे हैं तो आगे जाके गंजापन ना हो जाए। यूजुअली जो एक बाल की जो हेयर साइकिल है वो 3 कैटेगरी में होती है। पहला फेज़ कहलाता है एनाजन। उसमें क्या होता है कि जो हमारा बाल है उसका एक लाइफ है 2 से 8 साल। और सेकंड जो लाइफ साइकिल है उसको हम कहते हैं कैटाजन, जो ट्रांजिशनल ग्रोथ है जो 2 से 3 हफ्ते तक रहती है। और थर्ड होता है हमारा टीलोजन। टीलोजन में 2 से 3 महीने की ये ग्रोथ होती है। उसके बाद हेयर फॉलिकल अपनी जगह छोड़ देता है और उसकी जगह नए बाल आने लग जाते हैं। जहाँ पे टीलोजन फेज जो होता है, लाइफ साइकिल जो हेयर्स की होती है, उसमें दिक्कत अगर आने लग जाती है तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तकलीफ है, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर फॉलिकल से हेयर ग्रोथ अब नहीं हो पा रही है। तो अब मैं आपको बताऊंगी ऐसे क्या क्या कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से हेयर फॉल या एलोपेशिया जिसे हम कहते हैं उसका सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहला कारण होगा इन्वोल्यूशनल एलोपेशिया, जो एज रिलेटेड होता है। हमारी उम्र बढ़ रही है, हेयर फॉलिकल्स कम होते जा रहे हैं, तो वो एज रिलेटेड फैक्टर कंसिडर किया जाता है। दूसरा आता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट और जो चिंता का विषय ज़्यादा बनता जा रहा है, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बहुत ही गंभीर स्थिति हो जाती है। इसमें होता क्या है, मेल पैटर्न बार्डनेस, यानी साइड्स के फ्रंटल रीजन की जो हमारी हेयर लाइन है वो रिसीड करने लग जाती है, पीछे जाने लग जाती है, और क्राउन एरिया से बाल कम होने लग जाते हैं। ऐसे ही फीमेल्स में यूजुअली क्राउन एरिया के बाल कम होने लग जाते हैं। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम आजकल होने लगी है। थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज आएगा एलोपेशिया एरेटा। एलोपेशिया एरेटा में होता क्या है, ये एक ऑटो इम्यून दिक्कत है। इसमें क्या होता है कि पैचेस में, राउंड पैचेस में बाल झड़ने लग जाते हैं। इसी कारण की वजह से पूरे सर के अगर बाल चले जाते हैं तो उसको एलोपेशिया टोटैलिस भी कहते हैं। यदि हमारे पूरे शरीर के बाल ही झड़ जाते हैं तो उन्हें एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस कहते हैं। अगला कारण आएगा ट्राइकोटिलोमेनिया। ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें पेशेंट जो होता है वो अपने बाल खुद खींचता है, खुद खींच के तोड़ने लग जाता है। तो हमें एक कारण रूल आउट करने होते हैं कि किस कारण की वजह से दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट आता है टीलोजन एफ्लूवियम। इसमें क्या होता है, हमारी हेयर्स की जो लाइनिंग है वो थिन होने लग जाती है, हेयर का जो टेक्सचर है वो थिन होने लग जाता है, जिस कारण से बाल बहुत मुरझाए हुए से लगने लग जाते हैं। टीलोजन एफ्लूवियम एक कंडीशन है जिसमें हेयर थिनिंग होने लग जाती है। उसके अलावा नेक्स्ट हम कहते हैं स्कारिंग एलोपेशिया। स्कारिंग एलोपेशिया का मतलब है स्कैल्प में कोई इंजरी हुई या कोई एक्ने या फॉलिकुलाइटिस का दिक्कत आया, उसकी जगह एक पैच बन गया, या फिर कोई भी स्किन रिलेटेड दिक्कत आई, वहाँ एक पैच बन गया। तो ऐसे में क्या होता है, उस पर्टिकुलर जगह से बाल हट जाते हैं, वहाँ पे फॉलिकल्स हट जाते हैं और हेयर ग्रोथ नहीं हो पाती, तो इसे हम स्कारिंग एलोपेशिया कहते हैं। अब हम बात करेंगे कारण क्या क्या हो सकते हैं जिनकी वजह से ये दिक्कत आ सकती है। तो सबसे पहला कारण आएगा हार्मोनल। तो हार्मोन्स की वजह से, जिसे हम एंड्रोजन्स कहते हैं, जो एंड्रोजन्स हार्मोन है, अगर उनमें दिक्कत आ रही है तो भी एक बहुत बड़ा कारण हेयर फॉल का हो सकता है। दूसरा आता है जेनेटिक। अगर जीन्स में मेल पैटर्न बार्डनेस या फीमेल बार्डनेस चली आ रही है तो भी चांसेस रहते हैं कि आगे जाके गंजापन की शिकायत हो सकती है। अगर स्ट्रेस का दिक्कत है, चाइल्ड बर्थ हुआ है यानी प्रेगनेंसी के बाद का कंडीशन, उसके अलावा कोई सीवियर इलनेस रही है या कोई लंबी बीमारी रही है, उसकी वजह से बाल झड़ जाना,
कुछ मेडिसिनल इंटेक, जैसे अगर बीपी की मेडिसिन ली जाती हैं या फिर कोई भी कीमोथेरेपी ली जाती है या फिर विटामिन ए का अगर बहुत ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है तो भी हेयर फॉल होने लग जाता है। उसके अलावा अगर देखा जाए बर्न हो गया है या कोई इंजरी हो गई है या फिर एक्सरेज का ज़्यादा एक्सपोजर हो गया है, रेडिएशन थेरेपीज़ ली जा रही हैं, उस कारण भी हेयर फॉल देखा जाता है। तो मैं बताऊंगी मेडिकल कंडीशन जैसी कौन कौन सी हो सकती हैं जिसकी वजह से इस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जैसे थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म की अगर कंडीशन है, पीसीओएस यानी पीसीओडी की अगर दिक्कत है, उसके अलावा किसी तरह के कैंसर्स हो गए हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया है, सीबोरिक डर्मेटाइटिस हो गया है, स्कैल्प में टीनिया कैपिटिस, रिंगवॉर्म हो गया है, तो भी इस तरह की दिक्कत देखी जाने लगी है। अगर ईटिंग डिसऑर्डर है, न्यूट्रिशनल फूड का कंजम्पशन नहीं हो रहा है, कोई भी अगर डाइटिंग कर रहा है, तो उस केसेस में भी हेयर फॉल देखा जाता है। कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स की अब मैं बात करूंगी, ज़्यादा केमिकल ट्रीटमेंट कराना, हीट थेरेपी बहुत ज़्यादा लेना या फिर टाइट ब्रेडिंग करना। नेक्स्ट आता है सिम्टम्स क्या रहेंगे। अगर मेल्स में देखा जाएगा तो हेयर लाइन जो है वो रिसीड होने लगी है, साइड में बाल्डनेस नज़र आने लगी है, क्राउन एरिया से बाल गायब होने लगे हैं, बालों की थिनिंग होने लगी है। फीमेल्स में यूजुअली बाल हल्के होने लगे हैं, बालों में रफनेस आने लगी है, ड्राइनेस आने लगी है, बाल अपनी मजबूती खोने लगे हैं और हल्के जहाँ से मांग निकाली जाती है वहाँ से यूजुअली देखा जाता है कि बाल कम होने लग गए हैं या क्राउन एरिया बहुत हल्का होने लगा है। उसके अलावा यूजुअली हेयर फॉल में अलग से कोई सिम्टम नहीं आता है। अब हम बात करते हैं कैसे बचें हेयर फॉल से। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्ट्रेस अवॉइड करना। स्ट्रेस बहुत कॉमन फैक्टर होता है हेयर फॉल का, तो स्ट्रेस अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा अपने बालों का अपने ध्यान कैसे रखना है, अपने टाइट ब्रेड नहीं बनानी, टाइट चोटी नहीं बनानी है, अपने बालों को कोम करते रहना, डिटेंगल करते रहना है, उसे बहुत ज़्यादा गीले बालों में कंघी आप ना करें, अपने बालों का रख रखाव अच्छे से करना है। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हेयर फॉल हो रहा है तो आपने हेयर स्टाइलिंग टूल्स और केमिकल का उपयोग नहीं करना है। उसके अलावा हार्ड वाटर जहाँ पे आता है, आपने कोशिश करें हार्ड वाटर का आप यूज़ ना करें, क्योंकि हार्ड वाटर में इतना ज़्यादा केमिकल होता है कि आपके बालों को डैमेज कर सकता है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमें कारण का पता होना कि कारण क्या हो रहा है जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है और उसका हम ध्यान रख सकें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो आपके हेयर प्रोडक्ट्स हों वो किस तरह से आप चूज़ करें, आपके हेयर टेक्सचर के अकॉर्डिंगली आपने चूज़ करने हैं, जो तकलीफ़ आ रही है उसके हिसाब से आपने हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, माइल्ड शैम्पू आपने यूज़ करना है, बालों को रेगुलरली आपने वॉश करना है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं करना बट लीस्ट रेगुलरली, जो भी आपके फिक्स डेज होते हैं उनमें आप ज़रूर वॉश करिए। बालों को शैम्पू करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डायरेक्ट शैम्पू ना लगाएं, शैम्पू को हमेशा डिल्यूट करके लगाएं। थोड़ा सा पानी लीजिए, उसमें जितना नीडेड शैम्पू है आपने उसे घोला, उसे अच्छे से उसका झाग बना के आप बालों को क्लीन कर सकते हैं। गीले बालों को आपने कंघी नहीं करना है, अगर आप कंघा कर भी रहे हैं तो आपने नीचे से शुरू करके फिर ऊपर की तरफ जाना है। उसके अलावा अच्छे से अपने बालों को सुखाना है। सुखाने के लिए आप नेचुरल हवा का या फिर नॉर्मल टॉवल का यूज़ करिए, अवॉइड करिए आप ब्लो ड्राई करना अपने बालों को। बालों को नरिशमेंट देना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अगर आपका सीबोरिक डर्मेटाइटिस या फिर आपका फॉलिकुलाइटिस का दिक्कत नहीं है तो नरिशमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ऑयल अप्लाई कीजिए बालों में जो आपके बालों को सूट करता है। उसके अलावा हम बात करेंगे अभी ट्रीटमेंट की, क्या क्या होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनके उपयोग से आप अपनी हेयर फॉल की समस्या से निजात पा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें मेडिसिन मैं बताऊंगी, अगर हार्मोनल कंडीशंस की वजह से दिक्कत आ रही है हेयर फॉल की तो थायराइडिनम 200 का सिंगल डोज का इंटेक करना है बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन। उसके अलावा अगर स्किन कंप्लेंट्स बनी हुई हैं, बालों में किस तरह का स्किन लेजन आ रहा है उसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेसिलाइनम 200 से शुरू करना केस को। उसके अलावा नेक्स्ट मेडिसिन की अगर हम बात करें तो आएगा सेलेनियम। यदि पूरी बॉडी से हेयर फॉल हो रहा है, आईब्रोज, मॉस्टैक, अगर सब जगह से हो रहा है तो सेलेनियम 30 आपने दिन में 4 बार 5-5 बूंद लेनी है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है फ्लोरिक एसिड 30। फ्लोरिक एसिड का जो यूज़ है वो एलोपेशिया एरेटा जैसे केसेस में बहुत अच्छा है, जहाँ पैचेस से बाल गायब हो जाते हैं। फ्लोरिक एसिड आपने लेना है सुबह शाम 5-5 ड्रॉप्स। लाइकोपोडियम एंड्रोजेनिक बाल्डनेस में बहुत अच्छा काम करती है। अगर प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर हो रहा है, प्रीमेच्योर फॉलिंग ऑफ हेयर्स हो रहा है तो लाइकोपोडियम 30 दिन में 3 बार 5-5 बूंद बहुत अच्छा काम करेगी, बहुत इफेक्टिव रहेगी।
एसिड फॉस 30 बहुत अच्छा काम करती है यदि कोई हिस्ट्री रही हो ग्रीफ की या फिर ओवर थिंकिंग की, मेंटल एक्सर्शन की, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग कोई सिचुएशन रही हो, उसकी वजह से अगर हेयर फॉल हो रहा हो तो एसिड फॉस 30 बहुत अच्छा काम करेगी। एसिड फॉस 30 की डोजेस आपने लेनी है दिन में 3 बार 5-5 बूंद। नेक्स्ट मेडिसिन आएगी नेट्रोम्यू 30। नेट्रोम्यू 30 बहुत अच्छा काम करती है डिलीवरी के बाद की हेयर फॉल में। नेट्रोम्यू 30 की डोजेज आपने लेनी है दिन में 3 बार, एक बारी में 5-5 बूंदें। नेक्स्ट मेडिसिन है चाइना 30। चाइना 30 का बहुत अच्छा एक्शन है अगर एनीमिया की हिस्ट्री है या लॉन्ग कंटिन्यूड कोई भी इलनेस रही है तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है चाइना 30। चाइना 30 की डोजेज आपने लेनी है दिन में 3 बार, सुबह दोपहर रात 5-5 बूंदें। नेक्स्ट मेडिसिन है विस्बेडन 30। विस्बेडन 30 का बहुत अच्छा एक्शन हमारे हेयर फॉलिकल्स पे होता है, ये ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत मदद करती है विस्बेडन 30। विस्बेडन 30 की डोजेज आपने लेनी है दिन में 4 बार, एक बारी में 5-5 बूंद। हेयर केयर सीरीज में मैं और भी वीडियोस बनाती रहूँगी, तो इसी तरह मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और मुझे यूं ही मोटिवेट आप करते रहें, यूं ही सपोर्ट आप करते रहें। और आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्ते।